everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with one more lecture. आज हम start करेंगे class 7th Geography का chapter 3 that is our changing earth. इससे पहले already हम दोनों chapters को cover कर चुके हैं. You can go and watch the videos and today we are going to start with chapter 3 that is our changing earth कि हमारा जो अर्थ है ये किस तरह से चेंज हो रहा है, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन चेंजेस के लिए. फाइन. सो आज हम ये सारे डायमेंशंस कवर करेंगे इस चैप्टर में. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यही आ जाता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या हैं. फाइन. लिथोस्फेयर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में. फाइन. हमने एक डायग्राम भी देखा था. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो ये जो क्रस्ट का पार्ट है, जो क्रस्ट से थोड़ा नीचे है, दैट इज लिथोस्फेयर. फाइन. सो हम इसी लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. These plates move around very slowly just like a few millimeters each year. हम जिस धरती पे खड़े हैं, जिस लैंड पे हम खड़े हैं, वो भी अभी हाल फिलहाल क्या मूव कर रही है. बट हमें यूजुअली ऐसा फील नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है, ये जो मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है. बहुत ही धीरे धीरे ये जो है लैंड मूव करती है. और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लैंड है ये क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे टिकी है. एंड जैसे जैसे वो प्लेट मूव करेगी तो हमारी लैंड भी मूव करती है. फाइन. एंड ये ट्रांजिशन किस तरह से होता है, जैसे मान लो बहुत थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर में कुछ सेंटीमीटर्स का मूवमेंट होता है. तो इसलिए ट्रांजिशन स्लो होने की वजह से हमें ये फील नहीं हो पाता कि ये जो लैंड है ये मूव कर रही है. फाइन. तो हम ये देखेंगे कि लैंड कैसे मूव कर रही है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एंड बाकी इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं. तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो लिथोस्फेयर है इसको बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड किया गया है. ऐसा नहीं है कि अर्थ का जो कंप्लीट जो लिथोस्फेयर है उसकी एक ही प्लेट है और वो मूव कर रही है. जैसे नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. आप ये देखिए कि ये क्या है, जैसे ये एक प्लेट है. फाइन. फाइन. ये दूसरी प्लेट है. ये प्लेट की बाउंड्रीज दिख रही है ना आपको. जो हमारी इंडिया की प्लेट है ये कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये. फाइन. तो इस तरह से बहुत सारी मेजर प्लेट्स में जो है डिवाइड किया गया है. अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ईरानियन, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नाज़का, अंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक. फाइन. कोकोस, कैरिबियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक, फिलिपाइन, पैसिफिक प्लेट. तो इंडिया का जो पोर्शन है ये किस में आता है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है. फाइन. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो ये वाला रीजन शेडेड है, लुक एट दिस रीजन, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज इंडिया. सो ये कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है. एंड जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी इस यूरेशियन प्लेट के साथ, फाइन, जब इंडिया ऐसे मूव करते हुए जा रहा था एंड ये टकराया किससे, यूरेशियन प्लेट के साथ, तो उसी टाइम क्या है, हिमालयस का फॉर्मेशन होता है. सो इस तरीके से ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं. अलग अलग जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट क्या है, काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो ट्रांजिशन है. बहुत मिलियंस ऑफ ईयर में कुछ सेंटीमीटर्स को कवर करते हैं. तो पहला पॉइंट हमने क्या बात की कि दीज लिथोस्फेरिक प्लेट्स,
कि लिथोस्फीयर क्या है, डिवाइडेड है बहुत सारी प्लेट्स में, एंड ये प्लेट्स जैसे आप विद बाउंड्रीज आप ये प्लेट्स देख सकते हो, जैसे कि सारी की सारी अफ्रीकन प्लेट, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्लस पार्ट ऑफ पैसिफिक ऑल्सो ये इसमें इंक्लूडेड है, अटलांटिक सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप्स की लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, एंड ये प्लेट्स का मूवमेंट धीरे धीरे होता है। एंड अब हम ये देखेंगे कि ये मूवमेंट होता क्यों है, फाइन, रीजन क्या है इस मूवमेंट का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लिथोस्फेरिक प्लेट्स, फाइन। अब ये प्लेट्स मूव क्यों करती हैं, इनमें इतना डिफरेंस क्यों आता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, फाइन। हम वही चीज देखते हैं कि यहाँ क्रस्ट है एंड यहाँ कोर है। तो कोर से क्या है कि मैग्मा बाहर आता है, फाइन, कोर से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। यही रीजन है कि मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का। फिर से देखिए आप, मान लीजिए नीचे यहाँ से मैग्मा, कोर से मैग्मा बाहर आएगा, फाइन। तो जो मैग्मा बाहर आता है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में बाहर आता है, फाइन, दिस इज द वे। सो अगर मान लीजिए कोई प्लेट यहाँ है, कोई यहाँ पे क्रैक है, ठीक है, सपोज देयर इज अ प्लेट हेयर, यहाँ पे बीच में कोई क्रैक है, तो ये क्या करेगा, उस प्लेट को और मूव करेगा, फाइन। अगर ये ज़्यादा मूव कर गया एंड ये मैग्मा अगर बाहर आ गया तो इट बिकम्स लावा, और हम कहते हैं ना कि वॉल्केनो आया है, सो ये भी इसी का पार्ट है, फाइन। लेकिन यहाँ हमने किस चीज़ के बारे में बात की कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। सो कोर से मैग्मा क्या है, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड मोशन में मैग्मा बाहर आता है कोर से, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं इस आउटवर्ड मोशन की वजह से। मोल्टन मैग्मा क्या है, अर्थ से जब बाहर आता है, अर्थ के कोर से जब मैग्मा बाहर आएगा तो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है, फाइन। तो इसी की वजह से क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि ये जो डिफरेंट लिथोस्फेयर है, हमारा जो लिथोस्फेयर है वो डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। ये प्लेट्स की हम बाउंड्री भी देख सकते हैं, एंड ये प्लेट्स क्या हैं, धीरे धीरे मूव करती हैं ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। एंड ये मूव क्यों करती हैं, उसका रीजन है बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा कमिंग इनसाइड फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। एंड मोल्टन मैग्मा की डायरेक्शन क्या है, सर्कुलर डायरेक्शन है, फाइन। सो दीज ऑल पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेस देम। जो अर्थ के मूवमेंट हैं उनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, कि उस पर किस तरीके के फोर्स लग रहे हैं। अब बेसिकली फोर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक कौन सा हुआ, एंडोजेनिक मीनिंग इंटीरियर, दिस you have to remember, fine. And exogenic, fine. तो वो forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth, जो अर्थ के सरफेस पे काम कर रहे हैं, जो फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस को बोला गया कि दे आर एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक्सटीरियर फोर्सेस, फाइन। दिस क्लासिफिकेशन यू हैव टू रिमेंबर। सो यहाँ पे देखिए, एंडो वर्ड इज originated which means inside, exo means outside, genic is origin, fine. तो inside origin
जो इंटीरियर से ओरिजिन हुआ है, अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दोज आर एंडोजेनिक, एंड एक्सो मतलब आउटसाइड, तो आउटसाइड ओरिजिन जो सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं, दोज आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। फाइन, सो आई होप यू रिमेंबर दिस। सो यहाँ पे देखते हैं अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, कि अर्थ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। लिथोस्फीयर है, उसकी प्लेट्स एंड डिफरेंट, दे मूव एट अ स्पीड, फाइन, एंड दो फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। सो एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से हुए, जो कि इंटीरियर वाले फोर्सेस हैं, फाइन, विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, पहला है सडन फोर्सेस, दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स। सडन कैसे कि वॉल्केनो जो है वो सडनली एकदम से इरप्ट होता है, अर्थक्वेक भी अचानक से आता है, लैंडस्लाइड भी अचानक से आती है। तो ये क्या है, सडन मूवमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे जो हैं इंटीरियर से आ रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी ना कि ये क्रस्ट है एंड ये कोर, फाइन। सो मैग्मा जो है, मैग्मा ये क्या यहाँ से मूव करेगा बाहर को, फाइन, एंड इट विल कम आउट फ्रॉम हेयर एज लावा और वॉल्केनो। तो ये अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है, अर्थ के अंदर से आ रहा है ये फोर्स, इसलिए इट इज एंडोजेनिक। एंड सडन किस लिए, क्योंकि ये अचानक से एक्ट करने वाले फोर्सेस हैं, फाइन। सो सडन फोर्सेस कौन से हुए, जो कि एकदम से एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, एग्जाम्पल्स हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, जो अचानक से अकर होते हैं। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कौन से हैं, कि जो इंटीरियर से तो हो रहे हैं लेकिन स्लो प्रोसेस से थोड़ा, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स। अब बिल्डिंग माउंटेन्स का प्रोसेस सडन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से जो है रातों रात माउंटेन खड़ा हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। टाइम के साथ बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, जैसे हिमालयस की फॉर्मेशन हुई, जब जो हमारी प्लेट थी वो कोलाइड होती है यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे क्या है, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। ओवरनाइट तो था नहीं, एक बहुत ही टाइमली प्रोसेस था, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टुक, फाइन। तो इस तरह से जो प्रोसेस है जिसको कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट हो कहाँ से रहा है, इंटीरियर से, तो वो फोर्सेस कौन से हुए, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि बिल्डिंग माउंटेन्स। दूसरी तरफ देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब एक्सटीरियर, आउटसाइड से, ठीक है। एंडो इज इनसाइड, एक्सो इज आउटसाइड। सो इसमें कौन से फोर्सेस हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है इरोजन से एंड डिपोजिशन से, विंड के कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, सी वेव्स के कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, एंड ग्लेशियर्स के कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, बाय द मेथड्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, फाइन। सो ये सारा हम क्या इस लेक्चर में कवर करेंगे, फाइन। अर्थक्वेक, वोल्केनो के बारे में भी इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था अर्थ के मूवमेंट्स का। नेक्स्ट देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। वही बात जो हमने की कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो इंटीरियर वाले फोर्सेस हैं, वो अगर सडन भी हो सकते हैं एंड डायस्ट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो सडन के हमने एग्जांपल्स देखे कि अचानक से जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोस। डायस्ट्रॉफिक जैसे कि एग्जाम्पल बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक, volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth। अब जैसे जो मैग्मा बाहर आया, फाइन, तो वॉल्केनो सडनली इरप्ट हुआ, तो इससे क्या हुआ, मास डिस्ट्रक्शन होता है। ऐसे ही अर्थक्वेक से भी क्या है, मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, फायर्स का खतरा रहता है, फाइन, बहुत हैबिटाट लॉस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इन फोर्सेस की वजह से। वॉल्केनो देखिए आप क्या है, वॉल्केनो इज अ वेंट, फाइन। ये वेंट आपको यहाँ से दिख रहा है, ये वेंट, एंड दिस इज क्रेटर, फाइन। ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। वही जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं यहाँ पे कि
कि सपोज मैग्मा यहाँ से क्या है, मूव कर रहा है। फाइन, मैग्मा हमने देखा कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो फाइन, मैग्मा विल मूव फ्रॉम हियर एंड थ्रू अ वेंट, एक ओपनिंग के थ्रू इसे जगह मिल जाएगी कि ये बाहर जा सके। तो इस तरह से क्या है, सडनली वोल्केनो इरप्ट होता है थ्रू दिस वेंट। वेंट इज अ ओपनिंग। सो ये जो मैग्मा था, जब ये बाहर आता है तब हम इसको लावा बोलते हैं। फाइन, तो ये डिफरेंस है कि जब यहाँ है तो इट इज मैग्मा एंड वंस इट कम्स आउट देन इट इज कॉल्ड लावा। फाइन, तो एंड ये आ कहाँ से रहा है, अगेन मेंटल से। ठीक है, तो ये हमने क्या बात की कि वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में एक वेंट है जहां से कि मैग्मा बाहर आएगा एंड सडनली इरप्ट होगा। सो दैट इज अ वोल्केनो। फाइन, similarly when the lithospheric plates move the surface of the earth vibrates। सिमिलरली क्या है कि वॉल्केनो का हमने मैकेनिज्म देखा कि मैग्मा जब बाहर आएगा एक वेंट से ओवरफ्लो कर जाएगा, वॉल्केनो बन जाएगा एंड देन इट इज कॉल्ड लावा, जो बाहर इरप्ट हुआ। सिमिलरली जो वाइब्रेशंस अगर अकर हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वेव्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसको हमने क्या बोला, अर्थक्वेक्स। तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं एंड अर्थ का सरफेस वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक्स। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। फाइन, सो जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या है कि वाइब्रेशंस अगर क्रिएट होंगे सपोज, फाइन, तो इस तरह से क्या है, वेव्स मूव करती हैं इस डायरेक्शन में एंड ये वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रहे हैं, हम बोलते हैं ना कि अचानक से अर्थक्वेक आया, वो इसी रीजन की वजह से आता है कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही हैं। फाइन, सपोज थोड़ा कहीं कोलिजन हुआ या कहीं मूव अपार्ट हो रही हैं, तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो कुछ तरीके के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं अर्थ के सरफेस पे, और उन्हीं वाइब्रेशंस को हमने नाम दिया कि दे आर अर्थक्वेक्स। जैसे आप इस एग्जाम्पल पे देखिए कि मान लो ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, आप ये देखो एरो दिया है ना, सो दिस इज अ लिथोस्फेरिक प्लेट एंड ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट को हमने नाम दिया कि इट इज फोकस। फाइन, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया है। ठीक है, इट इज द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। एनर्जी वेव्स यहाँ से ट्रैवल करेंगी इस पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, फोकस से। तो फोकस वो पॉइंट है जहाँ से कि अर्थक्वेक अकर होता है। फाइन, तो ये यहाँ से अकर हो कि ये डायरेक्शंस देखो आप, ऐसे मूव हो रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन में जो है वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। फाइन, एंड ये जो बीच में एक पॉइंट दिखाया है दिस इज एपीसेंटर। सो ये पॉइंट कौन सा है, फोकस का, एंड दिस पॉइंट इज एपीसेंटर। दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज व्हाट, एपीसेंटर। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि फोकस वो पॉइंट है जहां से कि अर्थक्वेक शुरू हुआ। फाइन, ये वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव्स है, यहाँ से वेव्स ट्रैवल करेंगी। एपीसेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगा। फाइन, जैसे कि आप इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट है फोकस का एंड इमेजिन सम 3D मॉडल कि यहाँ जो ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होगा, फाइन, ये फोकस है, ये फोकस है एंड इससे जस्ट ऊपर जो पॉइंट होगा सेम जगह पे, दैट इज एपीसेंटर। फाइन, सो अगर यहाँ कोई पॉइंट है एंड ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है, फाइन, फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होगा सरफेस पे, दैट इज एपीसेंटर।
एपिसेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगा। तो फोकस कौन सा पॉइंट है जहाँ से कि वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक अकर हो रहा है एंड वो स्प्रेड करता है फिर सर्कुलर मोशन में वेव्स के फॉर्म में। फाइन। एंड उसका जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन है वो हम देख सकते हैं एपिसेंटर पे। सो इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एंड प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या है, वाइब्रेशंस अकर हो रहे हैं एंड ड्यू टू विच अर्थक्वेक अकर्स। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। तो फोकस वो पॉइंट है जहां से कि ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस के ऊपर जो सरफेस पे पॉइंट है उसको हमने नाम दिया एपिसेंटर। फोकस यहाँ है, एपिसेंटर ऊपर होगा। फाइन। तो इस तरह से क्या है कि अर्थक्वेक किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। एंड सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। जो वेव्स हैं ये हर तरफ क्या है, हर डायरेक्शन में रेडिएट करती हैं। सो दिस इज हाउ अर्थक्वेक अकर्स। Vibrations travel outwards from the epicenter as waves। तो अगर ये फोकस का पॉइंट है एंड ये एपिसेंटर का पॉइंट है तो यहाँ से वेव्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे? इट विल बी लाइक दिस। फाइन। सो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे इंटेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी एंड इट गेट्स वाइडेंड। फाइन। तो एक पॉइंट से एपिसेंटर पे जहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ से क्या है, वेव्स दूर दूर तक फैलती जाती हैं वेव्स के फॉर्म में। वेव्स ट्रैवल करती हैं ये, ठीक है। दीज आर वेव्स विच ट्रैवल। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन होगा इस पॉइंट पे, एपिसेंटर पे। एंड फोकस कौन सा पॉइंट है जहाँ से ओरिजिन हो रहा है अर्थक्वेक का। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, आई होप। नेक्स्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। जो वेव्स की हमने बात करी ना कि जो मूव कर रही हैं, जो मूवमेंट हो रहा है वेव्स का, तो 3 टाइप की वेव्स होती है बेसिकली। पहली है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Second one is S waves, third one is L waves. P waves and S waves are important here कि L waves क्या है, सरफेस वेव है जो कि सरफेस पे मूव कर रही हैं, ठीक है। P waves कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। S वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स। L वेव कौन सी है, सरफेस वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स मतलब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट इनके नेम्स जो है ध्यान रखने हैं। इनकी डेप्थ में स्टडी हम नेक्स्ट कभी क्लासेस में करेंगे। Although earthquakes cannot be predicted, the impact certainly can be minimized if we are prepared beforehand. Earthquake जो है उनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं यूजुअली, लेकिन अगर हम वेल प्रिपेयर्ड हैं तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट होगा उसको हम कम कर सकते हैं। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, very important. Fish in the pond gets agitated, snakes come to the surface. अगर यूजुअली क्या होता था पहले के टाइम पे, जैसे जो ट्राइबल पीपल या जो आदिवासी बैल जो कोस्टल एरियाज़ में जो रह रहे हैं, जैसे अंडमान जो वहाँ पे ट्राइब्स हैं, तो उनको पहले से पता लग जाता था कि सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है। फाइन। तो उन लोगों को क्या है, पहले से बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं सराउंडिंग्स का। जैसे कि अगर एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करो, सांप जो है अपने बिल से बाहर आ जाएंगे, है ना। एंड फिश जो है वो एजिटेटेड होंगी क्योंकि वेव्स का पहला डिस्ट्रक्शन कहाँ, पानी में होगा, ठीक है। तो यहाँ से इफेक्ट शुरू होगा ना, तो फिश दे गेट एजिटेटेड, इधर उधर मूव करेंगी, कूदेंगी। स्नेक्स जो हैं वो भी बाहर आ जाएंगे सरफेस पे। तो इस तरह के पहले के टाइम पे हम क्या है, बिहेवियरल स्टडी करते थे एंड स्टिल इट इज़ इन प्रैक्टिस टुडे। अदरवाइज कोई ऐसे मेथड्स नहीं है हमारे पास कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सके। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक मशीन है जिसपे कि हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सिस्मोग्राफ। तो इस पे क्या है, हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, इस मशीन को यूज करते हैं। फाइन।
So the magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. ये important है, हम measure किस पे कर रहे हैं earthquake को? measure कर रहे हैं सिस्मोग्राफ पे, एंड जो मैग्नीट्यूड है कि कितना earthquake आया है, मैग्नीट्यूड नंबर क्या है, वो हम measure करते हैं रिचर स्केल पे. तो रिचर स्केल बेसिकली सपोज जैसे आप एक स्केल मान लो एंड इट हैज़ सर्टेन वैल्यूज़, तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कि अगर 1 पॉइंट होगा तो कितना अर्थक्वेक है, 2 होगा तो कितना है, 3 होगा तो कितना है, एंड सो ऑन. सो इस तरह से हम रिचर स्केल पे स्टडी करते हैं अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को. जैसे कि अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 2 से कम है, फाइन, ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल. अगर रिचर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड है अर्थ का वो 2 या 2 से कुछ कम है, तो मतलब थोड़ा कम अर्थक्वेक आया है, ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब कुछ हल्का हम फील कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट क्या है, अर्थक्वेक ओवर 5. अगर 5 से ऊपर अर्थक्वेक है तो इट कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग. चीज़ें इधर उधर गिरने लगती है ना, बेसिकली क्या है, वाइब्रेशन है, वेव्स मूव करती हैं, तो चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत गिरने लगेंगी, थोड़ा बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, तो दैट इज अबव 5 पॉइंट्स. अ 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर रिचर स्केल पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है. एंड ओवर 7, अगर 7 से ऊपर चला गया मैग्नीट्यूड, देन इट इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक. तो मेजर अर्थक्वेक कब होगा, जब रिचर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड इज अबव 7. फाइन, तो 2 तक कम है, 5 तक थोड़ा डिस्ट्रक्शन है, 6 से ऊपर अगर आया तो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7 से ऊपर अगर है तो इट इज़ अ मेजर अर्थक्वेक. एक केस स्टडी दी हुई है बुक में, एक केस स्टडी दी हुई है दैट इज ऑफ भुज. ठीक है, भुज इज इन गुजरात. तो यहाँ पे एक मैसिव अर्थक्वेक आया था 2001 में. कब, 26 जनवरी को. बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इस अर्थक्वेक में इन 2001 इन भुज. बहुत सारे लोग, बहुत थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है मारे गए थे. हैवी डिस्ट्रक्शन, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गया था वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिहैबिलिटेशन कैंप्स लगाए गए, काफ़ी मैसिव स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ. गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प्स की, डिज़ास्टर फोर्सेस उसके बाद काफ़ी सारी हेल्प हुई. ठीक है, तो एक केस स्टडी ऐसे करके दी हुई है कि अर्थक्वेक के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. तो जिस स्केल की हमने बात की, तो भुज में जो अर्थक्वेक आया था दैट वाज ऑफ 6.9 ऑन रिचर स्केल. तो ये मैग्नीट्यूड था जो भुज में अर्थक्वेक आया था. सो हमने देखा कि 7 के ऊपर क्या है, मेजर अर्थक्वेक माना गया है. सो इट वाज वन ऑफ द मेजर अर्थक्वेक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, कि अर्थक्वेक अगर आए तो हम खुद को प्रिपेयर कैसे करें. सबसे पहला तो ये है कि सेफ स्पॉट ढूंढो. अगर आप क्लास में हो, बिल्डिंग में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, अगर अर्थक्वेक आता है तो यू फाइंड कुछ ऐसी चीज़ें आप देखो, जैसे टेबल है या कुछ हैवी चीज़ें जिसके नीचे आप शेल्टर ढूंढो, जिसके नीचे आप छुप सको. फाइन, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, की कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर कुछ सामान गिर रहा है तो आप बच जाओगे डायरेक्टली, सामान टेबल या किसी और चीज़ पे गिरेगा. फाइन, तो पहला तो है कि सेफ स्पॉट ढूंढो आप. दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स. तो इन चीज़ों से दूर रहना है. किनसे, कांच वाली चीज़ों से, फायर जो फायर को ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंक्रीज करे, फायर प्लेसेस, एरियाज जो चिमनीज के अराउंड है, एंड मिरर्स, पिक्चर फ्रेम से दूर रहना है. थर्ड है बी प्रिपेयर्ड, कि स्प्रेड अवेयरनेस इनटू सोसाइटी, इन स्कूल एंड अमंग द नेबरहुड. तो इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करो सो दैट वी कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एन अर्थक्वेक. सो इस पार्ट में हमने ओवरऑल क्या देखा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है, एंड लिथोस्फेयर डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है, एंड वो मूव करते हैं. क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा जो कि बाहर आता है
सर्कुलर डायरेक्शंस में। उसके बाद हमने अर्थक्वेक वोल्केनो के बारे में पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जो है इसका कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम डिफरेंट फॉर्मेशंस देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, बेसिकली रिवर, आइस, विंड। सो इनके क्या डिपोजिशनल फीचर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे पार्ट 2 में। फाइन, सो थैंक यू फॉर द क्लास।